अभी तक हमने प्लैनेट के कारक तत्वों के बारे में स्टडी किया। अब वो कारक तत्वों को स्टडी करके उसका बेनिफिट क्या, उसको कैसे यूज करना कुंडली देखते समय, अब उसकी बात करेंगे हम। तो हाउ टू स्टडी अ बर्थ चार्ट विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट्स, नेचुरल सिग्निफिकेशन, कारक तत्व, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज, आपको जो भी कहना है। दो इंपॉर्टेंट रूल याद रखने हैं, लेकिन वो मैं समझाऊं उसके पहले ये चीज समझ लीजिए कि अभी हम जो प्रेडिक्शन का तरीका सीखेंगे दैट इज ओनली बेस्ड ऑन कारक तत्व, कि कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट कोई एक जगह पे बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देगा, एकदम सिंपल और बेसिक लेवल का प्रेडिक्शन है। ये कंफर्म गारंटेड प्रेडिक्शन नहीं है। हाँ, इसमें जो कहूंगा वो 50-60% मैच होगा, बट एकदम हर एक में वो चीज मैच होगी और हर एक चीज मैच होगी ऐसा नहीं है। क्योंकि एकदम देखो कैसा है, हमें लिखना है पैराग्राफ, बट पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे पहला अल्फाबेट सीखना जरूरी है। अल्फाबेट्स के ऊपर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ होता है, बराबर है। तो उसी तरीके से अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अभी मैंने पहला जो आपको बताया ना वो आपको अल्फाबेट समझा दिया। अभी हम ये सेकंड लेवल पे ऊपर जा रहे हैं जिसमें हम वर्ड्स, एक एक वर्ड, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ऐसे अलग अलग वर्ड्स को हम सीखेंगे, फिर मर्ज करके सेंटेंस एंड देन फाइनल प्रेडिक्शन। तो अभी आपको लॉजिक जो पकड़ना है वो अभी हम समझते हैं। सबसे पहला रूल क्या है प्रेडिक्शन का, अ प्लैनेट डेफिनेटली 100% एड्स इट्स कारक तत्व इन द हाउस इन विच इट इज प्लेस्ड। प्लेस्ड मतलब बैठा है। प्लैनेट जिस घर में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उस भाव के अंदर उसकी अपनी खुद की जो क्वालिटी है, नेचुरल कारक तत्व मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा, तो वो घर के अंदर वो अपने नेचुरल कारक तत्वों को ऐड करता है 100% ऐड करेगा ही करेगा। एंड नॉट ओनली जहां पर बैठा है, लेकिन जहां पर वो देख रहा है, उसकी दृष्टि जा रही है, उसमें भी वो अपनी क्वालिटीज को ऐड करेगा ही करेगा। लेकिन उसमें एक शर्त क्या है, प्रोवाइडेड दैट हाउस शुड बी वैकेंट एंड देयर शुड नॉट बी एस्पेक्ट ऑफ एनी अदर प्लैनेट ऑन द हाउस। अब ये चीज थोड़ा सा आप समझ लो तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये रूल क्या कहता है, यहां पर बैठा है सूर्य, तो सबसे पहला सूर्य थर्ड हाउस में अपनी क्वालिटीज ऐड करेगा ही करेगा, अपने कारक तत्व ऐड करेगा ही करेगा। अब करेगा ही करेगा इसका मतलब क्या, थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं, छोटा भाई या छोटी बहन थर्ड हाउस में आते हैं, वहां पर आ गया सूर्य। सूर्य कारक है ईगो का, तो ये व्यक्ति का छोटा भाई या छोटी बहन अगर हो तो वो ईगोइस्टिक हो सकती है। इसका पहला मतलब ये हुआ। और ये जिस घर में बैठा है वहां पर अपनी क्वालिटी ऐड करेगा ही करेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये एक ही तरीका हो, अलग अलग तरीके से भी वो ऐड कर सकता है। भाई अगर ईगोइस्टिक नहीं है तो अथॉरिटेटिव हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो छोटा भाई या छोटी बहन है ही नहीं, तो थर्ड हाउस किस चीज का है, कम्युनिकेशन का। तो ये व्यक्ति जब भी कम्युनिकेशन करेगा, ईगोइस्टिक तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। उसको बात करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आ गया उसका क्वालिटी। तो इस तरीके से वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, वो आपके ऊपर है, बट वो अपनी क्वालिटी ऐड करेगा ही करेगा। ये पहला रूल है। अब यहां पर तो ऐड करेगा ही करेगा। उसके सामने सातवां घर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंटी क्लॉकवाइज सातवां घर जहां पर बैठा है उससे काउंट करेंगे तो 9th हाउस आ गया। तो ये सूर्य यहां पर बैठ के अपनी क्वालिटीज यहां पर भी ऐड करेगा। यानी कि ये व्यक्ति का छोटा भाई तो ईगोइस्टिक होगा ही होगा, फादर भी ईगोइस्टिक हो गए, फादर भी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन क्या है, ये जो घर है, ये घर ये खाली होना चाहिए, यहां पर और कोई प्लैनेट बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर यहां पर और कोई प्लैनेट की दृष्टि ये घर पे नहीं आनी चाहिए। मान लो शनि यहां पर बैठा है,
तो शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3 7 10, 1 2 3। तो शनि अगर यहाँ पर बैठेगा, मतलब बैठा है और यहाँ पर देखेगा, तो क्या होगा, ये जो मेरा 100% वर्ड है ना, वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। फिर ये घर की क्वालिटी सूर्य भी शेयर करेगा, शनि भी शेयर करेगा 50-50 रेशियो में। या फिर सूर्य अगर खुद की राशि में है, उच्च की राशि में है, और शनि यहां से देख रहा है, वो सारी चीजों का एनालिसिस बाद में। इसके लिए मैंने सिंपल वर्ड क्या बोला, शेयर करेगा। परसेंटेज मैंने अभी नहीं बोला। अगर सूर्य उच्च का है तो वो 80% लेकर जाएगा, शनि 20%, बट 100% नहीं मिलेगा क्योंकि शनि देख रहे हैं। अभी शनि यहां पर है और यहां पर मंगल भी है, तो मंगल की चौथी दृष्टि आई, शनि की तीसरी दृष्टि आई, सूर्य तो खुद बैठा है, तो बेचारे फादर की क्या हालत होगी सोचो। फादर का नेचर झगड़ालू भी होगा, फादर का नेचर आलसी भी होगा, और फादर का नेचर ईगो वाला भी होगा। तीनों 3 जन अपनी क्वालिटी इसमें ऐड कर देंगे। अब कौन पावरफुल, वो कैसे पता चलेगा? डिग्री से, खुद की राशि में है, फ्रेंडली राशि में है, उच्च का है, नीच का है, उस तरीके से सबको रेशियो परसेंटेज पता चलेंगे। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये तो D1 चार्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसने यहां पर सूर्य आप देख रहे हो, उसने बोला नहीं मेरा तो छोटा भाई इगोइस्टिक नहीं है, तो ब्रदर सिबलिंग्स की कुंडली कौन सी, सिबलिंग्स का देखना हो तो कौन सा डिविजनल चार्ट हम देखते हैं? हाँ, तो वो सिबलिंग्स के रिलेटेड जो डिविजनल चार्ट है, मैं नहीं बोलूंगा, आप देखना घर पे जाके। तो सिबलिंग्स के रिलेटेड जो डिविजनल चार्ट है उसमें देखो। यहां पर कोई ना बोले तो घबरा नहीं जाना है। ये कुंडली मेन क्या चेक करेगी? व्यक्ति का नेचर चेक करेगी। D1 तो इसमें व्यक्ति का नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड मैच होना ही चाहिए। यहां पर शुक्र बैठा है, शुक्र ब्यूटी का कारक है। अगर फीमेल की कुंडली है तो ये फीमेल को ब्यूटीफुल होना ही होना है, गारंटी है। अगर ये मेल की कुंडली है तो ये दिखने में अच्छा होगा, हैंडसम होगा ही होगा। बट शुक्र के पास जैसे ब्यूटी है वैसे उसके पास ब्रांडेड आइटम भी है। मान लो ये दिखने में उतनी ब्यूटीफुल ना भी हो, वैसे तो होगी ही होगी, लेकिन अगर ना हो तो उसके पास क्या होगा? उसको ब्रांडेड आइटम का शौक होगा, परफ्यूम्स का शौक होगा, लग्जरी कॉन्शियस होगी, लग्जरी आइटम्स में इंटरेस्ट होगा, डांस, म्यूजिक, आर्ट में इंटरेस्ट होगा। शुक्र अपनी क्वालिटी ऐड करेगा करेगा करेगा। अब ये ब्यूटीफुल कौन से कंडीशन में नहीं हो सकती है? शनि यहां पर बैठा हो, शनि को ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, शनि तो काला है, तो ये अपनी ब्यूटी इधर, मतलब शनि अपनी ब्यूटी इधर ऐड कर देगा, तो उसको एकदम ब्यूटीफुल नहीं बनने देगा, उसको ब्यूटी में थोड़ी कमी लाएगा डेफिनेटली, बट शुक्र अपनी क्वालिटी भी नहीं छोड़ेगा। अभी और बहुत सारी चीजें देखनी है। शादी होगी कि नहीं होगी, तो शनि डीले का कारक है, शादी का हाउस 7th हाउस है, शनि बैठा है, सीधा बोल सकते हो शादी लेट होगी, क्योंकि शनि डीले का कारक है। कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है, डीले है, शनि बैठा है, खत्म। बट ये D1 से मैं गारंटी क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि शादी की कुंडली है D9 कुंडली। अगर D9 कुंडली में भी 7th हाउस में शनि बैठा हो तो गारंटी शादी लेट होगी। यहां बैठा हो तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर ये चीज में मिल गया तो इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, कोई इसको ओवररूल नहीं कर सकता है, डिले होगा ही होगा। चैट वो सब हम कंप्यूटर में जब भी वो प्रोग्राम रेडी आता है, उसमें कुछ बनाना नहीं है। अभी हम D1 पे रहते हैं। पहला रूल क्या है? प्लैनेट जो भी घर में बैठेगा उस घर के अंदर अपने कारक तत्व को ऐड करेगा ही करेगा 100%। जहां पर वो देख रहा है वहां पर भी ऐड करेगा, लेकिन वहां पर और कोई प्लैनेट बैठा ना हो और दूसरे कोई प्लैनेट की उस घर के ऊपर दृष्टि ना हो। मंगल है, लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल यहां पर बैठा है। ये व्यक्ति का लड़का जो है वो एकदम एनर्जेटिक, शॉर्ट टेम्पर, एंथुजियास्टिक या फिर रेस्टलेसनेस नेचर वाला, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट वाला होगा ही होगा। अब यहाँ पर मंगल अकेला बैठा है तो यही क्वालिटी होगी, लेकिन यहाँ पर साथ में मंगल के साथ में फॉर एग्जांपल चंद्र बैठा है, तो ये सब होने के बावजूद भी ये इमोशनल होगा। इधर वो कवर कर रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है, उसका उधर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। दूसरा कोई प्लैनेट बैठा होगा तो रेशियो में चेंज होगा, कोई देख रहा होगा तो चेंज होगा। अब यहाँ पर तो मैंने क्या है, इसमें 2-2, 4-4 लाइन लिखी है हर एक प्लैनेट की, आपको एग्जाम्पल के लिए, बट मैं जो समझाऊंगा उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और ये जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया वो भी इसके अंदर
कवर हो रहा है। अभी चलो देखते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं सूर्य के रिलेटेड कि सूर्य 1 से लेकर 12 घर के अंदर अलग अलग घर में बैठा हो तो क्या रिजल्ट दे सकता है, ये प्रेडिक्शन हम करते हैं। 1-2 घर का प्रेडिक्शन मैं करूंगा, 1-2 का आप भी करो तो आपको समझ में आएगा और अभी से आपके प्रेडिक्शन की शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, अब 1 से लेकर 12 घर में पहले इसको पढ़ लेता हूं, फिर आपको ये समझाता हूं। सन इज द कारका ऑफ आत्मा, ईगो, ऑथोरिटी, पावर एटसेट्रा। प्लेसमेंट ऑफ सन indicates with which house the soul of the person is connected. Person soul will be more satisfied by doing the activities of the house in which sun is placed. The soul of the person will be spiritually uplifted by doing the activities related to the placement of the sun. If sun is placed in the 9th house, person's father will be egoistic or authoritative. ये पॉइंट तो मैंने आपको समझाया, अभी सोल वाला पॉइंट आपको समझाता हूं। मान लो किसी व्यक्ति का सूर्य बैठा है 8th हाउस में, यानी कि ये व्यक्ति की आत्मा कनेक्ट हो गई 8th हाउस से। यहां पर बात हो रही है एक्टिविटीज की, तो 8th हाउस में बैठा है। अब 8th हाउस की एक्टिविटीज करने से ये व्यक्ति के आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और इसका अपलिफ्टमेंट होगा स्पिरिचुअली। अब 8th हाउस किसका है? ऑकल्ट का। 8th हाउस है एस्ट्रोलॉजी का, 8th हाउस है गुप्त विद्याओं का। तो ये व्यक्ति जितना जितना अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट साइंस से जुड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा, ऑकल्ट साइंस में स्टडी करेगा, उतना ही उसके आत्मा को एक संतुष्टि मिलेगी, उतना ही वो अपलिफ्ट होगा अपने जीवन में। सूर्य अगर 4th हाउस में बैठा है तो ये व्यक्ति जितना अपने मदर के साथ रहेगा उतना ही उसको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी, उसका आत्मा तृप्त होगा। 4th हाउस की एक्टिविटीज में क्या है? वास्तु है, रियल एस्टेट है। 4th हाउस की एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज आप करोगे 4th हाउस में ये व्यक्ति की, तो इसको उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा उसकी आत्मा को। क्यों? क्योंकि सोल से कनेक्टेड है और सूर्य जो भाव में बैठा है उस भाव से वो व्यक्ति की आत्मा जुड़ जाती है। ये जो यहां पर लिखा है उसका मीनिंग ये हुआ। अब ये एक ही मीनिंग नहीं है, इसके और भी मीनिंग है। तो अभी हम देखते हैं 12 के 12 घर के अंदर सूर्य बैठा हो तो क्या रिजल्ट आ सकता है। तो सूर्य की प्राइमरी क्वालिटीज क्या है? अलग अलग जितने चाहिए उतने आप प्रेडिक्शन बना सकते हो। ये घर को पकड़ो, सूर्य के लॉजिक को पकड़ो। अब फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 12 घर का हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले घर से। सूर्य यदि बैठा है 1st हाउस में, 1st हाउस किसका है? सेल्फ का। तो ये व्यक्ति के खुद के अंदर सूर्य का इफेक्ट आएगा, तो ये व्यक्ति खुद इगोइस्टिक हो सकता है, खुद ऑथोरिटेटिव हो सकता है, ये व्यक्ति खुद सत्य का आग्रही हो सकता है, सत्य को पकड़ के रखने वाला, प्रिंसिपल नेचर वाला हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति खुद है, 1st हाउस खुद का है, सूर्य बैठ गया। यही चीज अगर व्यक्ति के 2nd हाउस में सूर्य बैठा हो तो 2nd हाउस इनकम का है, 2nd हाउस वाणी का है, तो या तो ये व्यक्ति की वाणी इगोइस्टिक होगी, तुझे करना है तो कर, बोला ना एक बार कर, करना पड़ेगा, बोला ना, ऑथोरिटी, इगोइस्टिक, मैं नहीं करूंगा, जा, मैं नहीं करूंगा, तो ईगो आ गया बात में। 2nd हाउस इनकम का है, सूर्य है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, 2nd हाउस में बैठा है, तो ये व्यक्ति की इनकम गवर्नमेंट के सोर्सेज से हो सकती है। समझ में आया? 3rd हाउस में सूर्य बैठा है, छोटा भाई बहन इगोइस्टिक हो सकते हैं, ऑथोरिटेटिव हो सकते हैं। उसी तरीके से व्यक्ति का नेबर भी जो है वो भी इगोइस्टिक हो सकता है, होता है ना, बहुत बार बाजू वाले एकदम इगोइस्टिक होते हैं। तो ये 3rd हाउस, कुंडली खोल के देखो पता चलेगा, सूर्य 3rd हाउस में बैठा होगा। 4th हाउस में सेम चीज है, तो 4th हाउस में क्या है? 4th हाउस घर का है। अब सूर्य यहाँ पर बैठा है, व्यक्ति की माता इगोइस्टिक हो सकती है, ऑथोरिटेटिव हो सकती है, गवर्नमेंट। अब घर जो है और सूर्य, यानी कि ये व्यक्ति के घर के आजू बाजू में गवर्नमेंट ऑफिसेस हो सकती है। ये व्यक्ति गवर्नमेंट के दिए हुए घर में रह सकता है। कनेक्शन आपको कोई भी तरीके से मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो बात पक्की है, एक नहीं तो दूसरी तरीके से। और ये D1 है, तो इसमें हम व्यक्ति के खुद के बारे में ज्यादा करेंगे। लेकिन यहां पर सूर्य बैठा है
ये गवर्नमेंट ने दिए हुए घर में रह रहा है कि नहीं, घर के आजू बाजू में गवर्नमेंट का बिल्डिंग ऑफिस है कि नहीं, वो फाइनल कहां से पता चलेगा? उसके D4 चार्ट से, जो किसका है? रेसिडेंस का है, घर को दिखाता है, उससे हमको डिटेल में पता चलेगा। 5th हाउस में अगर यहां पर सूर्य बैठा है, 5th हाउस संतान का है, तो संतान के अंदर वही नेचर अपना ऐड कर देगा। 6th हाउस जॉब का है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब कर सकता है, एक लाइन में कहना है तो। सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, ये व्यक्ति अपने 6th हाउस डेली रूटीन का है, सूर्य डिसिप्लिन है, तो ये व्यक्ति अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन हो सकता है। कितना छोटी छोटी बातों से आप आराम से प्रेडिक्शन कर सकते हो। 7th हाउस वाइफ का, रिलेशनशिप का, सेम चीज उसके अंदर भी आ गई। 8th हाउस है व्यक्ति का, ये अपना अर्नड इनकम का भी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से खुद ने न कमाया हुआ हो ऐसा कोई पैसा भी मिल सकता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता की तरफ से इनहेरिटेंस मिल सकता है। 8th हाउस इनहेरिटेंस का है, सूर्य पिता का कारक है, तो पिता की तरफ से इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। अब 9th हाउस में सूर्य बैठा है, 9th हाउस फादर का है, तो नेचर की तो बात कर ली, इगोइस्टिक, अथॉरिटेटिव। 9th हाउस उसी तरीके से हायर एजुकेशन का भी है, तो ये व्यक्ति का हायर एजुकेशन सूर्य से कनेक्टेड सब्जेक्ट में हो सकता है। 10th हाउस कर्म का, बिजनेस एंड प्रोफेशन का, ये व्यक्ति का बिजनेस या प्रोफेशन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, गेहूं से जुड़ा हुआ हो सकता है, सूर्य उसका भी कारक है, यस वीट का कारक है, तो गेहूं से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकता है। ये व्यक्ति अपने बिजनेस में इगोइस्टिक होगा, अपने बिजनेस में अथॉरिटेटिव होगा, खुद के कर्म की बात हो रही है, सूर्य बैठा है। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का है, सोशल सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल में कोई इगोइस्टिक हो सकता है। ज्यादातर करके इसका फ्रेंड सर्कल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों के साथ में हो सकता है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के साथ में हो सकता है। सूर्य मेल है, शुक्र फीमेल है, सूर्य बैठा है, तो ऐसे लोगों के ज्यादा मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। 12th हाउस बैड प्लेजर का है, खर्चे का है, गवर्नमेंट की वजह से इसका कोई ना कोई खर्चा हो सकता है। देखो स्टेटमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट से लाभ हो रहा था, खर्चे में आ गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई ना कोई खर्चा हो सकता है। बैड प्लेजर की मैटर में इगोइस्टिक हो सकता है। प्लैनेट वही है, जैसे जैसे घर बदली होगा वो अपना 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 नेचर चेंज करते जाएगा, अपनी क्वालिटी ऐड करते जाएगा, और इस तरीके से आपको इसके प्रेडिक्शन को पकड़ना है। अभी पहले मून देखो, अभी सबसे पहला आपका मून बैठा है 7th हाउस में, तो आपको जब भी फुर्सत मिले, जब भी टाइम मिले, थोड़े से फ्री हो, आप आपके हस्बैंड के बारे में सोचते रहते हो, या आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो? हो सकता है नहीं, हाँ या ना? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ होता है या ना होता है। 7th हाउस बिजनेस का भी है, खाली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऐसा नहीं, बिजनेस का भी है, तो ये भी ख्याल मन में आ सकता है कि मैं क्या काम करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा वर्क करूं, ये व्यक्ति को भी ख्याल आ सकता है। जब बिजी रहेंगे तो ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही फुर्सत मिली तुरंत ये विचार आते रहेंगे मन में, बराबर है? क्या इधर जो आपको पढ़ा था ना, वो सामने सामने उसका प्रूफ होना चाहिए, तो और मजा आएगा। तो मेरा ओपन कर रहा हूं मैं कुंडली यहाँ पे, और आप मेरा कुंडली का मून का पोजीशन देख के बताओ कि जब मैं फुर्सत में रहूंगा तो मुझे क्या ख्याल आते रहेंगे। मून यहाँ पर है, 3rd हाउस में बैठा है मून। रुको, बड़ी वाली कुंडली ओपन लो, थोड़ा बड़ा कर दिया कुंडली। कहाँ से कैसे कमीशन मिलेगी, या बिजनेस, एनी बिजनेस स्किल्स? बिजनेस तो वैसे बढ़ाते रहो, नहीं, थोड़ा बराबर पकड़ो, थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हो, लेकिन थोड़ा बराबर पकड़ो उसको। ऑनलाइन मून, परफेक्ट। ऑनलाइन मून नहीं, मून बैठा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस है ऑनलाइन का, सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। मुझे 2-5 मिनट की भी फुर्सत मिली नहीं कि दिमाग में वही चलता है, अभी आज कौन सी पोस्ट डालनी है, आज कौन सा मार्केटिंग करना है। मून
एक तो चीज हमने देख ली कि मून जहां पर बैठा है उस घर के रिलेटेड वो व्यक्ति के मन में कांस्टेंट ख्याल चलते रहेंगे। अब यहां पर बात करते हैं ये चार्ट की। मून बैठा है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस है सेल्फ का, तो ये व्यक्ति का नेचर इमोशनल हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, इसको घूमना फिरना ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकता है। यह व्यक्ति दिखने में गोरा हो सकता है क्योंकि मून फेयरनेस का भी कारक है, सफेदी का कारक है मून। इसके मूड स्विंग्स भी बहुत हो सकते हैं, अगेन मून उसका कारक है। आया समझ में? उसी तरीके से सेकंड हाउस है वाणी का, इसकी वाणी इमोशनल हो सकती है। ऐसे लोग क्या करते हैं मालूम है, हमेशा अपने दुख दर्द जिसमें इमोशन निकले वैसे ही बोलते रहते हैं, और ऐसे लोग बोलते बोलते रो भी पड़ते हैं क्योंकि इमोशन का कारक है, बोलने की एक्टिविटी है। बोलते बोलते मुझे बोलते बोलते रो पड़ते हैं। मून से जुड़े हुए सेकंड हाउस इनकम का है, मून कारक है, बोल रही थी वेल्थ और बैंक बैलेंस भी है। यस, उसमें फिर कैसे? वही सेकंड हाउस इनकम का है, तो मून से जुड़े हुए बिजनेस से इनकम हो सकती है, मिल्क रिलेटेड बिजनेस, पानी रिलेटेड, वाटर रिलेटेड बिजनेस, मून के रिलेटेड जितने भी मोती से जुड़ा हुआ बिजनेस वो मून के पास है, तो उससे उसकी इनकम का सोर्स बन सकता है, उसका सोर्स हो सकता है। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का, नेबर का, इमोशनल जो नेचर व्यक्ति का, जो नेचर खुद का था वही सेम चीज उसके भाई, छोटे भाई के अंदर या छोटी बहन के अंदर ऐड हो जाएगा, या उसके आजू बाजू में जो नेबर्स होंगे वो भी बहुत इमोशनल नेचर वाले होंगे। अब ये व्यक्ति थर्ड हाउस, देखो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, यहां बैठा है मून, तो ये व्यक्ति कम्युनिकेशन भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, एडवर्टाइजिंग भी करेगा, तो इमोशनल तरीके से करेगा। इसका ये भी एक प्रेडिक्शन बनता है, ये अपनी मार्केटिंग की या एडवर्टाइजिंग की पोस्ट के अंदर क्या करेगा, इमोशन को प्रेजेंट करेगा। व्यक्ति की माता इमोशनल हो सकती है फोर्थ हाउस में अगर मून बैठा है। व्यक्ति के घर के आजू बाजू में वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, बिल्डिंग में स्विमिंग पूल हो गया, बिल्डिंग में वेल हो गया, या फिर एकदम वेरी क्लोज वेरी नियर बाय वेल हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया। मेन चीजों के अंदर मून का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और इसको इतने सारी चीजें तो सब में हाँ, तो लेकिन जिसकी जहां पर जो जरूरत है उसको हम यूज करेंगे ना, हर एक जगह पे हर एक चीज का यूज नहीं होता है। जिसमें जो जरूरत है, जो कुंडली देख रहे हो, जिस कंडीशन में देख रहे हो उसको। अभी यहाँ पर आपने फोर्थ हाउस में मून देखा तो आप दो चीज बोल सकते हो, माता का नेचर इमोशनल, या घर के आजू बाजू में वाटर रिसोर्सेस, या घर के अंदर सफेद कलर किया हुआ हो सकता है, ये भी एक है। बट इसको कंफर्म कहां से करोगे, डिविजनल चार्ट से। मदर की कुंडली, माता पिता की कुंडली D12 और अपने घर की कुंडली D4, तो इसमें चेक करो, समझ में आ जाएगा उसमें क्या पोजीशन है। ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, बट यही चीज एप्लीकेबल अगर D4 के अंदर भी ये सिचुएशन है तो कंफर्म हो गया ना कि फोर्थ हाउस में मून बैठा है, तो ये चीज होगी घर के आजू बाजू। फिफ्थ हाउस है तो व्यक्ति के बच्चों का नेचर इमोशनल मूड स्विंग वाला हो सकता है। सिक्स्थ हाउस है तो मून से जुड़े हुए बिजनेस या प्रोफेशन में ये व्यक्ति जॉब कर सकता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस जॉब का है। सेवेंथ हाउस वाइफ का है, वाइफ का नेचर ऐसा हो सकता है, वाइफ दिखने में ब्यूटीफुल हो सकती है, फेयर हो सकती है, क्योंकि सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का है, वाइफ का है। एथ हाउस में मून बैठा है, ये व्यक्ति का मन हमेशा ऑकल्ट से जुड़े हुए सब्जेक्ट में लगा रहेगा। जब वो ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा, कुछ रिसर्च करेगा, कुछ ये अपना क्राइम के शोज देखेगा, तो ये व्यक्ति के मन को बहुत शांति मिलेगी। नाइन्थ हाउस फादर का नेचर। 10th हाउस ये व्यक्ति के खुद का कर्म मून से जुड़ा हुआ। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल। 12th हाउस बेड प्लेजर एंड 12th हाउस खर्चा। अब कैसा खर्चा है और चंद्र यानी माता, तो माता के पीछे ये व्यक्ति का खर्चा हो सकता है। बोल रहे हो मेरे फादर वैसे ही थे। मदर फादर की कुंडली देखो, D12 कुंडली मदर फादर की देखो। 9th हाउस में पेरेंट्स की कुंडली में 9th हाउस में मंगल आया, हो गए फादर एनर्जेटिक। ये कंफर्म बता देगा। उधर तो 2 प्लांट है, इधर तो एक ही आ गया। इधर भी 2 हो सकते हैं, इधर भी 4 हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं हो सकते, बट देखने का तरीका ये है। ये मैडम अपनी एनर्जी ज्यादा कहां खर्च करते हैं? मंगल बैठा है 2nd हाउस में। 2nd हाउस है वाणी का,
तो एक तो बोलने में अपनी एनर्जी बहुत खर्च करते हैं। सेकंड अपना मंगल है एग्रेशन का कारक, तो वाणी एग्रेसिव भी हो सकती है। बट अगेन अकेला मंगल नहीं है, शुक्र भी है। शुक्र है मिठास का कारक, स्वीट का कारक, तो इनकी वाणी में दोनों प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मीठा भी बोल सकते हैं, एग्रेसिव भी बोल सकते हैं। लेकिन उनका काम ऐसा है ना, जहाँ पे मीठा बोलना पड़ेगा वहाँ पे मीठा बोलेंगे। हाँ, तो दोनों क्वालिटी बराबर आती है, हाँ। उसमें कुछ कोई शंका है ही नहीं उसके अंदर तो। और सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंड हाउस में बैठा है मंगल, बैठा है शुक्र, तो सोर्स ऑफ इनकम में मंगल भूमि, वास्तु, उससे जुड़ा हुआ आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अब क्या बोले, एक मिनट ऐसा रिपीट कीजिए ना। सेकेंड हाउस है इनकम का। इनकम का अभी हम खाली कारक तत्वों को पकड़ रहे हैं। मंगल और शुक्र दोनों बैठे हैं। वो 4th हाउस में बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, इनकम के घर में मंगल है, हाँ। तो मंगल से जुड़े हुए जो भी बिजनेस प्रोफेशन है उससे उनका इनकम हो सकता है। ओके। तो उसमें वास्तु है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी इधर की बात करें तो वास्तु आपका कनेक्शन आ गया वैसे, और साथ में शुक्र भी है।